नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम किड पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आम निर्वाचन 2024 यानी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान कर्मियों के जो दायित्व होते हैं उसके बारे में जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग खासकर पीटू के दायित्वों को जानेंगे। तो ये वीडियो पीटू के कार्य दायित्वों के आपको पूरे स्टेप पे आधारित है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी बात की जानकारी लेंगे। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर बता दूं कि यह वीडियो मेरे अपने अनुभव और मेरे अपने व्यक्तिगत आपको अध्ययन के आधार पे है। यदि आपको आपके प्रशिक्षण में और आपके आरओ द्वारा और चुनाव आयोग की गाइडलाइन से निर्देश प्राप्त होते हैं तो आप उसके अनुसार कार्य करें। यह बस आपकी सहूलियत के लिए और आपके सुविधा के लिए बनाया गया। तो यह आधिकारिक नहीं है, इस बात की मैं आपको स्पष्ट जरूर कर दूं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पीटू के कार्य क्या है और हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को जानेंगे कि पीटू क्या करेंगे और किस कंडीशन में क्या नहीं करेंगे और अलग अलग कंडीशन में पूरे उनके कार्यों को जानते हैं। हम सब जानते हैं कि पोलिंग को करने के लिए यानी मतदान को करने के लिए एक पोलिंग पार्टी होती है और उन पोलिंग पार्टियों का गठन होता है। चूंकि एक ही व्यक्ति सारे कार्य को नहीं कर सकता है तो अलग अलग कई व्यक्तियों को मिलाकर और अधिकारियों को मिलाकर एक पोलिंग पार्टी का गठन किया जाता है और उनके दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। तो और उनके दायित्वों के निर्धारण के आधार पर वो अपने अपने वर्क को और अपने अपने काम को डिलीवर करते हैं। तो ये जो पोलिंग पार्टियों का निर्धारण होता है और उनका गठन जो होता है, ये प्रत्येक मतदान टोली में निम्नानुसार कार्मिक नियुक्त होते हैं, यानी नियुक्त हैं। चूंकि काम चल रहा है तो इसी अनुसार ये कार्मिक नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पीठासीन पदाधिकारी, पीओ, मतदान अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी यानी P1, द्वितीय मतदान अधिकारी यदि आप द्वितीय मतदान अधिकारी हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप स्वयं, उसके बाद तृतीय मतदान अधिकारी यानी P3 यानी पीओ, P1, P2 और P3, ये चार लोग आपको पोलिंग पार्टी में आते हैं और इन्हीं के द्वारा सारा जो मतदान की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष स्वच्छ रूप से संपादित की जाती है। ये चूंकि गुप्त मतदान होता है तो इनकी सारी गोपनीयता का ख्याल भी इन्हीं चार लोगों के कंधे पे होता है और पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है, मतदान की प्रक्रिया जो है, इन्हीं चार लोगों के इर्द गिर्द घूमती है और इन्हीं के द्वारा आपको संपादित होती है। यहाँ हेड ऑफ पोलिंग बूथ कौन होता है? यहाँ हेड ऑफ पोलिंग बूथ पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ईवीएम वीवीपैट के संचालन की जानकारी पीओ से लेके P3 तक यानी पीओ, P2, P3, P2, P3, P1, PO सबको आना अनिवार्य है। यानी चारों लोगों को ईवीएम की जानकारी होना अनिवार्य है। यहाँ अनिवार्य की बात कही गई है, तो अनिवार्य है। चूंकि यह चुनाव जो है, यह मतदान जो है ईवीएम के माध्यम से कंडक्ट हो रहा है और उसमें वीवीपैट भी एक पार्ट है, तो इन सब की जानकारी और उसके संचालन की जानकारी सबको अनिवार्य है। यहाँ यूं नहीं कह सकते कि हम हमें यह नहीं करना है तो हम क्यों करें। हम P1 नहीं है तो P1 की बात नहीं जानेंगे, P2 की बात नहीं जानेंगे। हमको तो सतह रजिस्टर निशान लगाना है यानी P2 का काम जो है उसके अलावा हम नहीं जानेंगे। ईवीएम को हमसे क्या लेना देना है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनिवार्य चारों लोगों के लिए उसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है और स्टेप बाय स्टेप P2 के कार्यों को जानेंगे। अब देखिए पहले ब्रीफ में जान लेते हैं कि काम क्या है द्वितीय मतदान अधिकारी का, तो इसको डीपली हम आगे जानेंगे। पहला काम है मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना, मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी होना होते हैं ये, और मतदाता को मत देने हेतु मतदाता पर्ची जारी करना। ये तीन काम इनके हैं। अब ये तीन काम तो है लेकिन इसमें अगर मगर भी है। क्या कोई ऐसा मतदाता भी है जिसको बाईं हाथ की तर्जनी के अलावा दाईं हाथ के अलावा नहीं, कोई ऐसा क्या मतदाता है जिसके दाहिने हाथ की तर्जनी पर आपको निशान लगता है? क्या है? क्या बिल्कुल होता है। क्या कोई ऐसा भी मतदाता आता है जिसको बाएं हाथ के मध्यमा में यानी मिडिल फिंगर में लगाया जाता है? इसकी जानकारी होनी तो चाहिए, इसमें बात करेंगे आगे। मतदाता रजिस्टर में आपको स्टेटमेंट लिखा जाना है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। वो कब लिखा जाना है, कब कब लिखा जाना है, दो स्टेटमेंट लिखे जाने हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से इसके 17 क रजिस्टर के प्रारूप की जानकारी भी आपको दूंगा और क्या कब कैसे किसका दस्तखत कराना है किसका दस्तखत नहीं कराना है इस चीज की जानकारी भी दूंगा। तो केवल प्रभारी होने से नहीं होता है,
इसमें क्या क्यों कैसे की जानकारी भी होनी जरूरी है। उसके बाद मतदाता को मत देने हेतु मतदाता पर्ची भी आपको जारी करनी होती है। यानी ये 3 काम है जिसको पीटू द्वारा संपादित किया जाता है। तो इसके अगर मगर को ज्यादा जानना जरूरी है। कोई भी मतदान सपाट रूप से नहीं होता है, उसमें अगर मगर होते हैं, कंडीशंस आते हैं, तो उस कंडीशन को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहली व्यवस्था से। पहली व्यवस्था क्या है? अमिट स्याही लगाने का तरीका। प्रभारी कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी, पीटू। अब इसको कैसे लगाया जाता है, इसको एक डिस्क्रिप्शन रूप में देख लेते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करने के उपरांत, यानी P1 क्या करता है, मतदाता सूची से मतदाता का क्या करता है, उसकी पहचान स्थापित कर देता है। उसके उपरांत मतदाता आपके पास यानी द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा, यानी आपके पास आएगा वो। और द्वितीय मतदान अधिकारी सर्वप्रथम, ध्यान रखिए, सबसे पहले, ये लोगों को सामान्यतः जानकारी नहीं होती है, सबसे पहले मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का अवलोकन कर यह देखना होगा कि उस पर अमिट स्याही तो नहीं लगी है। यदि नहीं लगी है तो उस उंगली में अमिट स्याही नाखून एवं उंगली के पहले फोल्ड तक लगाना होगा। कैसे? इस कंडीशन में ये नाखून हो गया और ये पहला फोल्ड, यहाँ पहला फोल्ड है ना उंगली का, यहां तक आपको लगाना होगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। यदि तर्जनी नहीं है, यहाँ कंडीशन यह है कि यदि तर्जनी नहीं है तो क्या होगा आपको? मध्यमा। अब मध्यमा नहीं है तो अनामिका, उसके बाद कनिष्ठा, अंगुष्ठा। यदि बाएं हाथ में उक्त सभी नहीं है तो दाहिने हाथ की तर्जनी में शुरू करेंगे। ये कंडीशन को भी जानना जरूरी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्या स्थिति है। अब देखिए मतदाता रजिस्टर 17 है, जिसका प्रभारी कौन होता है? प्रभारी होता है आपका द्वितीय मतदान अधिकारी, यानी ये आप। यहाँ लिखा भी होगा अमिट स्याही लगाने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में विवरण दर्ज करेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ बातें नई आई गए। क्या है? पहला क्या है? मतदाताओं के संबंध में आवश्यक विवरण उक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, ये सब जानते हैं। यानी मतदाता रजिस्टर है, यानी जो मत देने आया है उसका विवरण लिखा जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात दूसरी वाली है। मतदाता रजिस्टर का पहला मतदाता, ध्यान रखिए, फर्स्ट वोटर का विवरण दर्ज करने से पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी के साथ पीठासीन पदाधिकारी यानी P1 के साथ पीओ सीयू बटन का टोटल बटन दबाकर चेक करें और पोल्ड वोट, यानी जितना वोट पोल्ड हुआ है, कौन सा वोट? मॉक पोल में। आपको मॉक पोल में जो पोल हुआ है, एमपी मॉक पोल, इसको समझिए। मॉक पोल में यानी पोल्ड वोट शून्य प्रदर्शित हो रहा है, रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम एवं पीठासीन अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से निम्न स्टेटमेंट लिखना होगा। आप एकदम वोटर का आप विवरण लिखना शुरू नहीं कर देंगे। आपको पहले आपके उस रजिस्टर पे P1 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। वो क्या स्टेटमेंट होगा? वो स्टेटमेंट यह होगा, यानी मॉक पोल संपन्न होने पर मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को चेक किया, पोल्ड वोट 0 प्रदर्शित हो रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे? पीठासीन पदाधिकारी दस्तखत करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रथम मतदान अधिकारी अपना नाम, पद नाम और हस्ताक्षर करेंगे। कौन? आपके रजिस्टर पे, 17A रजिस्टर पे। क्लियर है ना? ये मतदान आरंभ होने से पूर्व की बात है, यानी पहला मतदाता जब आता है उससे पहले ऊपर ये बात लिखी जाएगी और दस्तखत किया जाएगा। ये पहले नहीं होता था। यदि आप पहले P2 का काम कर रहे किए हो, चाहे आपको अनुभव हो, तो इसको आप अपडेट कर ले। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए मतदाता रजिस्टर का प्रारूप कैसा हो। मैं अभी बता दूं कि जो मतदाता रजिस्टर के अंत में भी एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा और वहां रेड लाइन खींच के वहां रेड लाइन खींच दिया जाता है और रेड लाइन खींच के एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि अंतिम मतदाता का क्रमांक फलाना है, और नीचे पीओ साइन करेंगे और आपको इधर बाएं तरफ पोलिंग एजेंट
साइन करेगा। यह भी स्टेटमेंट एक नया आया है, इस चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है। नए स्टेटमेंट में उस चीज का जिक्र आपको किया गया है, यह चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है। मतदाता रजिस्टर का प्रारूप आपके सामने है, हम आप इसको देख लेते हैं कि मतदाता रजिस्टर का प्रारूप क्या है। अब देखिए पहला क्या है, क्रम संख्या 1 है। उसके बाद क्रम संख्या जो 2 है उसमें क्या है, आपको निर्वाचक नियमावली की का क्रम संख्या। एक में क्रम संख्या, इसमें क्या है, निर्वाचक नियमावली का क्रम संख्या, यानी वोटर लिस्ट का क्रम संख्या इसमें लिखा जाएगा। पूरा खाना एकदम कैसे ही होगा नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, निर्वाचक के द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का बयान। अब यहाँ ध्यान देने की वाली बात है, अगर आप कोई मतदाता है और वो ईपिक लेके आता है, ईपिक लेके आता है तो आप क्या लिखेंगे, वहां ईपिक लेके आता है तो वहां लिखेंगे केवल आप ईपी। आगे उस चीज का जिक्र करेंगे, हम बता देते हैं, ईपी लिखेंगे। अगर इसके अलावा कुछ और लेके आता है तो उसका शॉर्ट में नाम लिखेंगे और उसके 4 डिजिट आप लिख देंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आपको अगला क्या है। अगला ये है कि उसके बाद है निर्वाचक का हस्ताक्षर चाहे अंगूठे का निशान। अगर वो हस्ताक्षर करेगा तो हस्ताक्षर कराइएगा, अगर वो अंगूठे का निशान देता है तो अंगूठे का निशान। और ध्यान रखिए बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया जाता है। उसके बाद अगर कोई टिप्पणी है तो टिप्पणी ले, यानी यही 2 3 4 चीज ही करना है। क्रम संख्या उसके लिखते जाना है, चूंकि आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा, वोट हो जाएगा तो ये क्रम संख्या वहां माने रखेगा। यहाँ लिखाएगा उस वोटर का जो वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर है वह लिखा जाएगा, यहाँ उसका दस्तावेज जो देगा वो लिखा जाए, ईपी और नॉन ईपी, और यहाँ उसके अंगूठा या आपको क्या है दस्तखत होगा। क्लियर है? आगे है, आगे चलिए आगे लग देखते हैं। ये चौथा नंबर क्या कंडीशन बनता है उसका, ये क्या है, इसके कॉलम संख्या 1, यहाँ बात कही गई है कॉलम संख्या 1 में रजिस्टर की क्रम संख्या। कॉलम संख्या 2 में वही जो बात दोहराई जा रही है, मतदाता का नाम मतदाता सूची में किस क्रमांक पे है लिखा जाएगा। अब कॉलम संख्या 3 में मतदाता द्वारा पहचान के रूप में यदि यदि जो मैंने कहा उसको लिखा है, ईपी का प्रयोग किया जाता है तो केवल ईपी लिखा जाएगा। अन्य 11 विकल्पों में से किसी अन्य विकल्प का प्रयोग करने पर विकल्प का नाम एवं उस पर अंकित नंबर का अंतिम 4 डिजिट उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि नंबर 4 डिजिट में न हो तो उसके पहले 0 लगा के 4 डिजिट बनाया जाए। मान ली किसी कोई भी अगर कोई आईडी है और उसमें 4 डिजिट मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, उसके पहले आप मान ली 2 डिजिट है तो 2 0 पहले लगाएंगे और यहाँ उसका 2 नंबर लिख देंगे। क्लियर है? ये समझ में आया? आ गया? चलिए आगे जानते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए ये अगर और मगर है, इसको जानना जरूरी है आपको। विभिन्न स्थितियों में उदाहरण के साथ मतदाता रजिस्टर पे प्रविष्टियां। आपके पास मतदाता रजिस्टर है तो बहुत सारी स्थिति में कहानी बदलेगी, तो यह कहानी आपको जानना जरूरी है। अब देखिए क्या है, पहला कंडीशन क्या है, पहचान के रूप में ईपी का प्रयोग करने पर मतदाता सूची, आप क्रम संख्या में क्या लिखे, मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या लिखा जाएगा यहाँ पहले में, और दूसरे में जो दस्तावेज देगा वहां क्या लिखेगा, ईपी लिखेगा और मतदाता हस्ताक्षर करेगा या अंगूठा का निशान देगा। उसके अलावा पहचान के रूप में ईपी के अतिरिक्त अन्य देगा तो मतदाता सूची में दूसरा वाले में मतदाता सूची का क्रम संख्या लिखा ही जाएगा। ये देखिए ये जो अभी देख रहे हैं ये 17 रजिस्टर का प्रारूप है। आप समझिए काम कर रहे हैं और भर रहे हैं। यहाँ अगर ईपिक नहीं दिखाता है तो अभी हम लोगों ने जो बताया है कि उसका नाम और 4 डिजिट भरेंगे, यहाँ दस्तखत करेंगे। फिर है, आगे देखते हैं। मान लीजिए कि तीसरा कंडीशन है कि मतदाता, वो 2 कंडीशन में हमने जाना कि तीसरा कंडीशन मतदाता द्वारा मत न दिए जाने का निर्णय करने पर, अगर मतदाता आता है कहता है हम वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में मतदाता सूची में मतदाता का क्रम संख्या लिखेंगे, आप प्रस्तुत दस्तावेज का नाम अंतिम 4 डिजिट लिखेंगे, या अगर ईपी देगा तो ईपी लिख देंगे, मतदाता का हस्ताक्षर निशान वहां ले लेंगे। अब मतदाता द्वारा मत रिकॉर्ड ना करने का निश्चय किया गया, अब मतदाता का हस्ताक्षर निशान ले लेंगे। वहां यह अभियुक्ति कॉलम है। अगर वो क्या कहता है कि सब काम करने के बाद कहता क्या है कि हम वोट नहीं देंगे, तो अभियुक्ति कॉलम में आपको उसका ये लिख देते हैं कि मतदाता जो है वोट रिकॉर्ड करने से इनकार किया, या लिख देंगे मतदाता द्वारा मत रिकॉर्ड न करने का निश्चय किया, और मतदाता वहां हस्ताक्षर करेगा, अंगूठा कर देगा। अगर वो मतदाता वो करता है तो कराएंगे। मान लीजिए चौथा कंडीशन क्या है
चौथा कंडीशन है मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया भंग करने के संबंध में। अगर वो मतदान की प्रक्रिया भंग करता है तब क्या करेंगे? तो मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या लिखा जाएगा। उसके बाद जो यहाँ दस्तावेज वाले कंडीशन में वही दस्तावेज वाला कहानी, उसका दस्तखत और हस्ताक्षर कराएंगे और अभियुक्ति में लिखेंगे मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया भंग किया गया और पीठासीन पदाधिकारी यहाँ दस्तखत करेंगे। क्लियर है? और यहाँ कहानी बनती है आपको M1 और M2 की चीजें बनती है। अब वहां बनता है मतदान देने से अगर इनकार किया तो यहाँ क्या होता है, यहाँ 49 वो भराता है, एक पेपर होता है, उसका नाम होता है, वो मतदान आपको पीठासीन पदाधिकारी भेजते हैं। और मतदान प्रक्रिया को अगर वो भंग करता है, क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, तो 49 M भराता है। ठीक है, 49 आपको M भराता है। क्लियर? एक कंडीशन यह हो गया। अब आप देखते हैं पांचों, साथी के माध्यम से मतदान करने में, अगर कोई साथी के माध्यम से मतदान करता है, ये तो भंग भूंग वाला मामला हो गया। अब यहाँ कोई अगर साथी के माध्यम से मतदान करने आता है तो मतदाता सूची में मतदाता का क्रम लिखा जाएगा, जो मतदाता होता है उसका क्रम संख्या लिखा जाएगा। अब प्रस्तुत दस्तावेज वाला काम किया जाएगा। उसके बाद अंगूठा निशान और यहाँ किसका होगा, साथी का होगा। यहाँ तो जो मतदाता है उसका क्रम संख्या सब लिखाएगा, प्रस्तुत दस्तावेज है ये मतदाता का ही होगा, लेकिन निशान में किसका होगा, साथी जो आया है वो दस्तखत करेगा। यहाँ अभियुक्ति में क्या लिखा जाएगा, साथी के द्वारा मतदान किया गया है। क्लियर है? उसके बाद एक यहाँ आपको 14 फॉर्म भी भरवाते हैं पीठासीन पदाधिकारी। उसके बाद यहाँ देखिए छठा कंडीशन है ESD लिस्ट में मतदाता पहचान, मतदाता मतदान करने की। ESD में क्या मतलब है, अपडेट, अब्सेंट, शिफ्टेड या डिलीटेड या डेड। अगर इस कंडीशन का मतदाता पहुंच जाता है तो क्या होगा, मतदाता सूची में मतदाता का क्रम, जो मतदाता सूची में मतदाता का क्रम है वहां उसको लिखेंगे। उसके बाद है प्रस्तुत दस्तावेज और जो कंडीशन है इपिक और नॉन इपिक वाला वो कहानी करेंगे। और यहाँ यदि मतदाता हस्ताक्षर करता है हस्ताक्षर, नहीं तो अंगूठा का निशान लेंगे। और यहाँ अभियुक्ति में क्या लिखेंगे, ये तो सब समान बात हो गया। अभियुक्ति में अगर ESD वाला वोटर आता है तब देखिए P2 को कितना काम है। ESD मतदाता, यहाँ अभियुक्ति में हम लिख रहे हैं ESD मतदाता तथा इससे किस श्रेणी का है, इसमें किस श्रेणी का है, ये है ए से या डी में से कोई एक होगा। यहाँ लिख देगा कि आपको लिखना होगा कि आपको यह ए 3 गो है ना ESD, इसमें जिस श्रेणी का होगा आपको वहां लिखना होगा। यानी ESD मतदाता है, ESC मतदाता में यह ए श्रेणी वाला मतदाता है। अगर एस वाला श्रेणी वाला तो एस लिख देना है, और डी श्रेणी वाला मतदाता है तो डी श्रेणी का मतदाता में से कोई एक होगा, आपको वहां लिखना है। यहाँ क्लियर है ना, लिखा हुआ है कि ESD मतदाता तथा इसे इसमें किसी श्रेणी का है, ए या एस या डी, वहां जो होगा जिस श्रेणी का आपको लिख देना है। अगर आपको एब्सेंट वाला होगा तो लिख देगा कि मतदाता एब्सेंट वाला श्रेणी का है, आपको शिफ्ट वाला है शिफ्ट का है, और डिलीट वाला डिलीट का होगा। क्लियर है? अब आते हैं टेस्ट वोट। और टेस्ट वोट के लिए है आपको टेस्ट वोट भरा जाता है, एक फॉर्म होता है जिसको भरते हैं आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो भरते हैं 39MA। इसको आपको नहीं भरना है, वो भरते हैं। और इसमें क्या होता है कि मतदाता कोई मत देने अंदर जाता है और जाके कहता है कि नहीं, जिसको वोट दिए उस पर नहीं पड़ा है, किसी और को वोट दिए, आम को जो वीवीपैट दिखा रहा है आपको इमली को, तो उसको समझाया जाता है कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है तो क्या कराया जाता है, वहां कराया जाता है टेस्ट वोट। और टेस्ट वोट की स्थिति में क्या होता है, आपको फिर से दोबारा एंट्री कराई जाती है। पहले तो ये व्यक्ति नॉर्मल एंट्री करा के गया है, लेकिन बाद में अगर कहता है कि नहीं गड़बड़ है तो टेस्ट वोट के लिए दोबारा एंट्री की जाती है। किसमें, सतह रजिस्टर में, मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या फिर से लिखी जाती है, प्रस्तुत दस्तावेज और की व्यवस्था की जाती है, हस्ताक्षर और अंगूठा लिया जाता है, और वहां लिखा जाता है टेस्ट वोट और उम्मीदवार का नाम जिसके पक्ष में वो वोट देगा। क्लियर है ना, यहाँ लिखा जाएगा, इसको बाद में घटा दिया जाता है। क्लियर है? और यहाँ अगर वो गलत पाया जाता है व्यक्ति, चूंकि ईवीएम जो है पूरे FLC और SLC और फाइनल चेकिंग के बाद पहुंचती है तो संभावना नहीं के बराबर होती है। तो यहाँ अगर वो व्यक्ति गलत पाया जाता है तो उसको 6 महीना की कैद होती है और कुछ हजार रुपए के आसपास में उसको जुर्माना होता है। ये कंडीशन है, ये लिखना होता है टेस्ट वोट को। क्लियर है? चलिए, और वो ये भी लिखना होता है किस उम्मीदवार को वोट दिया। देखिए टेस्ट वोट की कंडीशन में उसकी गोपनीयता भंग होती है। यही एक कंडीशन ऐसा है जहां उसको बताना पड़ता है कि किसको आपको देगा। अगर ये सवाल पूछा जाता है तो यही होता है टेस्ट वोट। यह का है जहां मतदाता को अपने किस
मतदाता को वोट देना है वो बता देता है। ठीक है, यहाँ वो भी कर सकता है, जांच के लिए किसी और का भी नाम ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं, किसी और क्या नहीं, जो कैंडिडेट खड़ा है। चलिए आगे देखते हैं प्रॉक्सी वोट। प्रॉक्सी वोट क्या है? प्रॉक्सी वोट वो होता है जिसका मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ दूसरे के बदले वोट देना। यहाँ क्या होता है, प्रॉक्सी मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या, आपको जो चिन्हित प्रति मिलती है, जो सामग्री जो मिलती है उस समय, उसमें उस प्रॉक्सी मतदाता सूची में जो मतदाता होगा, जिसका जो वोटर है, उसका क्रम संख्या लिखा जाएगा। उसके बाद प्रस्तुत दस्तावेज का नाम अंतिम, ये आपको दस्तावेज वाला कहानी हो गया। फिर मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठा और प्रॉक्सी के द्वारा लिख दिया जाएगा। क्या? प्रॉक्सी के द्वारा। और यहाँ जो है, जो प्रॉक्सी अंगूठा और निशान की बात जब आती है, तो अगर प्रॉक्सी वोटर है, तो कोई प्रॉक्सी किसी का लेके आया है, तो उसको कहाँ दिया जाता है? बाएं हाथ के मध्यमा फिंगर में निशान लगाया जाता है। क्लियर है ना? यहाँ जब उसको अमिट स्याही लगाने की बात आती है, तो अमिट स्याही लगाई जाती है कहाँ? उस व्यक्ति के, जो प्रॉक्सी वोटर है, बाएं हाथ के मध्यमा में। क्लियर है? ये ध्यान रखने की जरूरत है। और पीछे था, अगर सहयोगी कोई आता है तो सहयोगी के भी उंगली में निशान लगाया जाता है, और वो लगाया जाए दाहिने हाथ के तर्जनी में, क्योंकि जो सहयोगी आया है वो भी तो एक कहीं ना कहीं का वोटर होगा। तो अगर उसके सहयोगी के बाएं हाथ के तर्जनी में लगा देंगे, तो अगर कहीं वोट देने जाएगा तो अपने वोट से के अधिकार से वंचित हो जाएगा। तो सहयोगी में लगाया जाता है दाहिने हाथ के तर्जनी में, और प्रॉक्सी वाले में लगाया जाता है बाएं हाथ के मिडिल में। ये ध्यान रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं, ये द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में विवरण दर्ज कर देता है, उसके बाद अपने हस्ताक्षर से मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी करता है। हम लोगों ने पहला जाना स्याही लगाने का, और स्याही के अगर मगर को जाना। उसके बाद हमने 17 रजिस्टर के सारे अगर मगर को जाने। उसके बाद आते हैं मतदाता पर्ची के प्रारूप, चूंकि मतदाता पर्ची भी भरना है उसको। तो मतदाता पर्ची का प्रारूप क्या होता है? उसमें लिखा होता है मतदाता रजिस्टर 17 क के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या। आपने जो निर्वाचक का क्रम संख्या है, निर्वाचक का वोटर का सीरियल नंबर आपको यहाँ लिखना है, और निर्वाचक नियमावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या। देखिए यहाँ क्या है, निर्वाचक रजिस्टर में 17 क के स्तंभ 1 में उसका क्रम संख्या सीरियल नंबर, एक तो रजिस्टर का सीरियल नंबर होता है, एक मतदाता का आपको क्रम संख्या होता है। तो यहाँ जो बोल रहा है वो सीरियल नंबर बोल रहा है रजिस्टर का, और यहाँ जो कह रहा है वो वोटर का सीरियल नंबर कह रहा है। यानी निर्वाचक नियमावली ये वोटर लिस्ट वाला हो गया, ये वोटर लिस्ट वाला हो गया। और यहाँ जो लिखा रहा है ये 17 ए रजिस्टर का सीरियल नंबर हो गया। ठीक है ना? यहाँ एक, यहाँ स्तंभ 2 वाला सीरियल नंबर लिखा है। उसके बाद मतदान अधिकारी जो है अपना आपका इनिशियल करेगा, लघु हस्ताक्षर करेगा, यानी P2 लघु हस्ताक्षर करेंगे, और वहां से P2 आगे वो जो वोटर है P3 के पास आगे वो चले जाए। यही था P2 के कार्य। देखिएगा P2 के कार्य बहुत होते हैं और बहुत अगर मगर होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नई सूचनाओं के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने मेरा समर्थन नहीं किया है, तो मेरा समर्थन अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।